जय हिंद साथियों। अंत्योदय सिविल सर्विस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं हमारी डेली मेंस प्रैक्टिस सीरीज, जो कि 2.0 अभी स्टार्ट हुई है। 1.0 कुछ ही दिन पहले समाप्त हुई है। उसके आज मॉडल आंसर और डिस्कशन की हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि डेली मेंस प्रैक्टिस सीरीज का यह दूसरा चरण चालू हुआ है। इससे पहला जो चरण हुआ है, जो भी विद्यार्थी उसमें शामिल नहीं हो पाए हैं उनके लिए एक अलग से ई बुक, जिसमें पूरे 40 दिन का विस्तृत मॉडल आंसर और उससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो उसमें शामिल किए गए हैं। यदि आप उसे लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर जाकर आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारी डेली मेंस प्रैक्टिस सीरीज के 3 मार्कर की ओर। 3 मार्कर में हमारा पहला क्वेश्चन था अल-बरूनी। क्या लिखेंगे अल-बरूनी? सभी लोग जानते हैं कि अल-बरूनी एक लेखक, चिकित्सक, धर्मज्ञ और वैज्ञानिक प्रवृत्ति के थे। महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे और साथ ही साथ पुराणों के अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान के रूप में भी अल-बरूनी को जाना जाता है। इनकी प्रमुख पुस्तक किताब उल हिंद है। इस प्रकार आप महत्वपूर्ण 4 बिंदुओं को शामिल कर सकते थे। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा 3 मार्कर क्वेश्चन था आइन ए अकबरी। आप लोग सभी जानते हैं कि इसकी रचना अबुल फजल द्वारा की गई थी। क्या था इसमें? तो इसकी भाषा फारसी थी और अकबर के दरबार व प्रशासन का इसमें विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। आप लोग सभी जानते हैं कि अकबर नामा पुस्तक, जो कि अबुल फजल द्वारा लिखी गई है, यह इसी का 5वां भाग है। चलिए इस प्रकार आप 3 मार्कर का यह क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण 4 बिंदुओं के साथ लिख सकते थे। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला 3 मार्कर था हमारा कोणार्क। आप लोग सभी जानते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर अत्यंत ही प्रसिद्ध है, जो कि हमारे अगर इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कला और संस्कृति वाले भाग से इसका अत्यधिक वर्णन महत्व है। देख लेते हैं क्या लिखेंगे। तो कोणार्क का आप स्थान लिख देंगे, यह उड़ीसा में मंदिर है। इसका अन्य नाम आप जरूर बताइए। ब्लैक पेगोडा। ब्लैक पेगोडा इसका अन्य नाम है। वर्ष 1984 में विश्व धरोहर स्थल में कोणार्क को शामिल किया गया था। साथ ही साथ ये इसकी जो वास्तुकला शैली है वह कलिंग वास्तुकला शैली के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस पर आप कोणार्क को भी लिख सकते थे। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला 3 मार्कर हमारा क्वेश्चन था चौसा का युद्ध। क्या है चौसा का युद्ध? तो वर्ष आप सभी जानते हैं कि 1739 है, यहाँ गलती से 1939 लिखा गया है। 1739 में हुआ था कर्मनासा नदी के तट पर। किस किस के बीच? हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य यह युद्ध हुआ था और शेर शाह सूरी इसमें विजयी हुआ था। इस प्रकार जब हम देखते हैं हमारा मुगल पीरियड, उसमें यह जो गैप आया था उसी को शेरशाह सूरी के द्वारा इसी युद्ध के पश्चात ही आया था। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन था दीन ए इलाही। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि दीन ए इलाही, किंतु कोई कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां हमें 3 मार्कर, 6 मार्कर और 15 मार्कर तीनों में वह लिखे जा सकते हैं। दीन ए इलाही या अकबर की धार्मिक नीति मान ले, यह 3 मार्कर भी है, 6 मार्कर क्वेश्चन भी बनता है और 15 मार्कर क्वेश्चन भी इससे बन सकता है। तो आप इसके लिए तैयार हमेशा रहिएगा। इसी को ध्यान में रखकर हमने दीन ए इलाही को यहाँ शामिल किया था। आप 4 महत्वपूर्ण बिंदु लिखिए। जैसे इसका प्रारंभ किया था 1582 में अकबर के द्वारा। साथ ही यहाँ बता देंगे कि क्या है इसमें, तो सभी धर्मों की श्रेष्ठ बातों का संग्रह इसमें किया गया है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण तथ्य जो था कि बीरबल प्रथम हिंदू थे जिन्होंने दीन ए इलाही में शामिल हुए थे। इस प्रकार आप महत्वपूर्ण 4 बिंदुओं को लिख सकते हैं। आप 6 मार्कर में और 15 मार्कर में भी इसे तैयार करके अवश्य रखिएगा। यदि आपको कोई समस्या है तो हमने इससे पहले जो मॉडल आंसर टेस्ट सीरीज के प्रोवाइड किए थे उसमें इसका विस्तार से वर्णन किया है। आप चाहें तो इसकी प्लेलिस्ट में जाकर, मॉडल आंसर की प्लेलिस्ट में जाकर इस प्रश्न को पूरा लिख सकते हैं।
चलिए चलते हैं अब हम 6 मार्कर क्वेश्चंस की ओर। 6 मार्कर में हमारा पहला क्वेश्चन था, जहांगीर कालीन चित्रकला का वर्णन कीजिए। सभी लोग जानते हैं, इसका पहले हम 2 लाइन में प्रस्तावना बता देते हैं। मुगल काल में जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता था। इसके आगे हम बताएंगे इसकी विशेषताएं। इसकी विशेषताएं थी कि ये फारसी प्रभाव से यहाँ मुक्ति मिली थी और भारतीय पद्धति, जो चित्रकला पद्धति थी, उसका यहाँ विकास प्रारंभ हो गया था। साथ ही साथ रूढ़ियों के स्थान पर वास्तविकता को यहाँ बल प्रदान किया गया था। इससे पहले के चित्रकार या तो दरबारी या अन्य जो रूढ़िगत विषय थे उन्हीं को ही शामिल करते थे, किंतु यहाँ पर वास्तविक चीजें जो तत्कालीन स्थिति में विद्यमान थी उनका वर्णन जहांगीर ने अपनी चित्रकला में किया था। अन्य विशेषताओं की हम बात करें तो धार्मिक चित्रों के स्थान पर उसने दरबारी चित्रों को प्राथमिकता दी थी। साथ ही साथ छोटे आकार के चित्रों को बनाना भी जहांगीर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। यदि हम उनके प्रमुख चित्रों की बात करें तो देख लेते हैं, ईरान के शाह अब्बास का स्वागत करते जहांगीर, ये तस्वीरें बनाई थी उन्होंने। साथ ही साथ वर्जिन मेरी का चित्र पकड़े जहांगीर और मलिक अंबर के कटे सिर को लात मारते जहांगीर, इनकी प्रमुख चित्रकलाएं थी। इस प्रकार आप 6 नंबर में इसको लिख सकते थे। चलिए अब हम चलते हैं 6 मार्कर में हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। शेरशाह सूरी की भूराजस्व व्यवस्था बताइए। क्या है तो देख लेते हैं। वर्ष 1540 में हुमायूं को हराकर शेरशाह दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। इससे पहले हमने वहां गलती से लिख दिया था 1939, यहाँ उसमें सुधार किया गया है, वह 1539 था, यह 1540 है। शायद मैंने इससे पहले 1739 बोल दिया था, आप उसमें सुधार करिएगा। 1540 में हुमायूं को हराकर शेरशाह सूरी दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। क्या है उसकी भूराजस्व व्यवस्था की विशेषताएं? उसका उद्देश्य था कि कृषकों की स्थिति में सुधार लाना और राजस्व में वृद्धि करना। साथ ही साथ उसके उत्पादन के आधार पर उसने भूमि को 3 भागों में बांट दिया था। एक थी उत्तम भूमि, दूसरी मध्य भूमि और निम्न भूमि। ऐसी 3 भागों में उन्होंने भूमि को बांट दिया था और उसी के आधार पर यह कर की वसूली करता था। उपज का 1/3 भाग भू राजस्व दर निर्धारित की थी। अपवाद के तौर पर हम देखते हैं मुल्तान वाला क्षेत्र, यहाँ पर लगभग 1/4 भू राजस्व लिया जाता था। आगे हम देख लेते हैं शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था में उसने भूमि की पैमाइश में गज ए सिकंदरी और जरीब, एक प्रकार की रस्सी का प्रयोग किया था। भू राजस्व वसूलने में नकद को उन्होंने प्राथमिकता दी थी। इस प्रकार यदि एक कम समय जो रहा मुगल काल में बीच में, उसमें शेरशाह सूरी को जानना, शेरशाह सूरी की भूराजस्व व्यवस्था के कारण ही उसे आज भी जाना जाता है और यही हमसे प्रश्नों में भी पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मनसबदारी व्यवस्था पर लेख लिखिए। क्या है मनसबदारी व्यवस्था? तो मनसब एक प्रकार से सैनिक पद हुआ करता था जिनकी नियुक्ति राजा के द्वारा स्वयं की जाती थी। क्या होता था? तो इसका प्रारंभ किया था अकबर ने 1567 में। इसमें जात और सवार 2 पद हुआ करते थे। क्या क्या 2 पद थे? एक था जात और दूसरा सवार। इसकी हम प्रमुख विशेषताओं की बात कर लेते हैं। इसने प्रशासनिक एकता और राजनीतिक एक रूपता का मार्ग प्रशस्त किया था। पूरे क्षेत्र को उन्होंने एक रूप शासन दिया था। जाति व सामंतवादी प्रवृत्तियों को ठेस पहुंचाई थी। साथ ही साथ योग्य प्रशासक एवं सेना नायकों की सेवा प्राप्त हुई, जिससे शासन सुदृढ़ हुआ। आप सभी जानते हैं कि मनसबों में सिर्फ पुराने अच्छे जिनके पास योग्यता होती थी उन्हें रखा जाता था। साथ ही साथ इसका एक सबसे प्रमुख लाभ यह हुआ कि इससे बादशाह की शक्ति में भी वृद्धि हुई थी। इस प्रकार आप मनसबदारी व्यवस्था को 6 मार्कर में लिख सकते थे। 15 मार्कर में इसके आने की संभावना कम रहती है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे 15 मार्कर क्वेश्चन की ओर। 15 मार्कर में हमारा क्वेश्चन था, मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। क्या है मुगल साम्राज्य के पतन के कारण? तो हम एक छोटे सी प्रस्तावना यहाँ पर भी पहले बता देते हैं कि बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य ने भारत में लगभग 200 वर्षों तक अपना शासन स्थापित किया। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य अपने उत्कर्ष की ऊंचाइयों तक पहुंचा, किंतु औरंगजेब के शासन के अंतिम वर्षों से ही
मुगल साम्राज्य अपने पतन की ओर अग्रसर हुआ। इसके कारण निम्नलिखित हैं। इस प्रकार हमने पूरे मुगल काल को 3 से 4 लाइनों में समराइज करने का प्रयास यहाँ किया है, और यही होना चाहिए अपन किसी भी चीज की जब प्रस्तावना लिखते हैं। देख लेते हैं प्रमुख कारण। सबसे पहले देख लेते हैं औरंगजेब की नीतियां। औरंगजेब की नीतियां बहुत ही कारगर सिद्ध हुई थी मुगल साम्राज्य के पतन के लिए। उसकी धार्मिक नीति, हिंदू मंदिरों एवं अन्य तीर्थ स्थलों को उसने नुकसान पहुंचाया था। साथ ही साथ बलात् धर्म परिवर्तन और जजिया जैसे धार्मिक कर लगाए थे। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि मुगल साम्राज्य का पतन क्यों हुआ। तो उनकी राजपूत नीति में राजपूतों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई। मेवाड़, मारवाड़ और बुंदेला शासकों से संघर्ष उसके साम्राज्य विस्तार में बाधक बना। अन्य बिंदुओं की बात करें तो दक्षिण नीति, औरंगजेब ने दक्षिण में ज्यादा फोकस किया था। बता देते हैं यहाँ कि दक्षिण भारत में अधिक दिलचस्पी दिखाने के कारण उत्तर भारत के प्रशासन में जवाबदेहिता में कमी आई और धन का अपार नाश हुआ। आप सभी जानते हैं कि जब एक ही ओर जब युद्ध की स्थिति चलती रहती है तो दूसरी ओर शासन प्रबंधन अत्यधिक कठिन होता है। यही स्थिति औरंगजेब के काल में भी पैदा हुई थी। देख लेते हैं अब हम अन्य बिंदुओं को। अन्य बिंदु है हमारा एक और कि उत्तराधिकार का अभाव। ऐसा कोई नियम ही नहीं था। समय के साथ उत्तराधिकारी की नियुक्ति ना करने के कारण आंतरिक समस्याएं उत्पन्न हुई। मैं ही हमेशा शासक बना रहूं, ऐसी भावना के साथ काम करने के कारण आपस में ही उनके उत्तराधिकारियों में ही संघर्ष प्रारंभ हो गया। अन्य बिंदु की बात करें तो स्वेच्छाचारी तथा केंद्रीय शासन व्यवस्था, यह भी मुगल साम्राज्य के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण में से एक है। बता देते हैं हम इसके बारे में कि स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था के लिए शासक का योग्य होना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। औरंगजेब के पश्चात के शासक इस क्षेत्र में निरंकुश साबित हुए और इतने बड़े साम्राज्य का संचालन नहीं कर सके। आप सभी लोग मोहम्मद शाह रंगीला को विस्तार से जानते होंगे। वह भी एक 3 मार्क का क्वेश्चन हमेशा से ही बनता रहा है और आगे भी उसकी संभावना रही है। तो इस प्रकार जो कोई एक कारण नहीं था इतने बड़े साम्राज्य के पतन का, कई कारणों ने आपस में मिलकर एक बड़ी भूमिका निभाई और अंततः मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। इसी प्रकार हम उपसंहार में भी इसी को बता देंगे कि इस प्रकार बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य अपने लगभग 200 वर्षों के एक छत्र राज्य के पश्चात बहादुर शाह जफर द्वितीय के रूप में अंतिम शासक के साथ विघटित हो गया। इस प्रकार आप अपने आंसर्स को लिखेंगे तो आपको अधिकतम अंक मिलने की संभावना रहेगी। बहुत से विद्यार्थियों में अच्छा सुधार है और ये डेली मेंस प्रैक्टिस लेने का हमारा उद्देश्य भी यही है कि आप जितना हो सके सुधार करें और अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी को और अधिक सुदृढ़ बनाएं। यदि आप चाहते हैं कि हमारे इस डेली मेंस प्रैक्टिस जो कि दूसरी बार स्टार्ट हुई है, जो कि जिसमें पूरे जो क्वेश्चंस आए हैं उसके पूरे ही अलग क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को समाहित नहीं किया गया है, आप उसमें शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दिए जाकर आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपने यह वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा उद्देश्य है कि घर बैठे कितना आसानी से परीक्षा की तैयारी को सुदृढ़ बनाया जा सके एवं जिनके पास संसाधन नहीं है उन तक भी हम अपनी पहुंच सुनिश्चित कर सकें। आप भी हमारा सहयोग दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक उनकी ज़रूरतों के हिसाब से डाटा उपलब्ध हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।